बॉडी डायग्राम FBD वो भी बनाना आपको सिखाऊंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कैसे जाते हैं, जिसको हिंदी में मुक्त पिंड आरेख है ना। फ्री बॉडी डायग्राम मुक्त पिंड आरेख क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उन सब चीजों पर बात करेंगे। लेक्चर नंबर 1 की कहानी है, शुरुआत करने जा रहे हैं। बेटा जी देखो, थ्योरी तो आपकी किताबों में बहुत है और इतनी थ्योरी है कि अपन उसको लिख के नहीं और रटते जाएं, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। समय कम है, टू द पॉइंट बात करते हैं। जहां से सवाल बन के आएगा वो बात करते हैं, जहां से हमारे जेई में सवाल आएगा वो बात करते हैं। क्योंकि बेटा जी हमारा अल्टीमेट गोल है जेई को, ठीक है ना। तो जेई के हिसाब से तो बेटा जी मैं पहले बल के बारे में, हाँ हालांकि मैं बल को एक्सप्लेन करूंगा बल क्या होता है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अब तक बेटा जी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, अब तक हमने जो इस चैप्टर से पहले पढ़ा वो हमने 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब एक विमीय गति और 2 विमीय गति, या यूं बोल दीजिए हमने सरल रेखा में गति और समतल में गति, समतल में गति में भी हमने प्रक्षेप्य गति हमने पढ़ ली थी। बेटा जी इन गतियों को पढ़ते समय चाहे वो 1D हो चाहे वो 2D हो, हमने कारण को नहीं जाना था। कारण का अध्ययन किए बिना, है ना, कि कारण क्या है, ये जो गति हो रही है, ये जो कार चल रही है आखिर चल क्यों रही है, इस कारण को जाने बिना हमने पूरी गतियां पढ़ ली, पूरी गति का अध्ययन कर लिया। इसको बोला जाता है बेटा जी शुद्ध गति की, कि कारण को जाने बिना गति का अध्ययन करना शुद्ध गति की कहलाता है। वो पार्ट अलग था, कारण मेनली बल ही होता है। कारण क्या होता है? बल। लेकिन इस चैप्टर में हम अब कारण को इग्नोर नहीं करेंगे, हमें कारण भी पढ़ना है कि आखिर गति हो रही है तो गति के पीछे का जो कारण है वो कारण क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ कारण के बारे में बात करेंगे हम, किसके बारे में? कारण के बारे में। तो बेटा जी क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? मेन सबसे पहले शुरुआत में आपकी बलों से करूंगा, बल आपको पढ़ाऊंगा, बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बल होते हैं, और हमारे इस चैप्टर में सिर्फ वही बल, मैं आपको उन्हीं बलों के बारे में जानकारी दूंगा जो हमारे सिर्फ इस चैप्टर में काम आए। समझ में आ रहा है? मैं फिर बता रहा हूँ, इस चैप्टर में जो बल है, क्योंकि हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो यांत्रिकी मैकेनिक्स चल रहा है, तो यांत्रिकी के अंदर बेटा जी जो बल काम में आएंगे बस उन्हीं के बारे में बात करूंगा। हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी तो मैं आपको दे ही दूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत अच्छा। फिर आपको न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे के, क्योंकि बेटा जी नियम तो कोई भी रट लेता है। तीनों नियम हम कक्षा 9 से रट के आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। उन तीनों नियमों पर जो सवाल बनते हैं वो सवालों को अटेम्प्ट कैसे करना है वो हमारे लिए मैटर करता है। फिर बेटा जी द्वितीय नियम के अनुप्रयोग आपको पढ़ाऊंगा। मेन जो चैप्टर का सवाल बनेंगे वो द्वितीय नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम पर बता दूंगा अनुप्रयोग क्या होते हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम या पुली ब्लॉक निकाय आपको पढ़ाऊंगा। घिरनी, पुली को हिंदी में बोलते हैं बेटा जी घिरनी। क्या बोलते हैं बेटा जी? घिरनी। कुएं से पानी भरते हुए आपने देखा होगा, कुएं से पानी जब भरती है तो आपने एक देखा होगा एक चक्कर पहिया, एक पहिया टनी, और ब्लॉक मतलब गुटका, ब्लॉक मतलब गुटका। तो इस तरीके के सिस्टम क्या होंगे वो पढ़ाऊंगा। स्प्रिंग बल पढ़ाऊंगा बेटा जी, और स्प्रिंग बल निकाय आपको पढ़ाऊंगा। शरम बल के बारे में बात करूंगा, तुला मशीन के बारे में बात करूंगा, वेइंग मशीन के बारे में बात करूंगा, और फिर बेटा लास्ट में हम पढ़ेंगे बंधी हुई गति, दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन, दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम इसमें भी लगेगा बेटा जी, टाइम लगेगा इस चैप्टर में, लेकिन मैं कोशिश तब भी यही करूंगा कि जितना फास्ट मैं समझा सकूं, सवाल जितने ज्यादा करवा सकूं उतने ज्यादा सवालों के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। प्योर मैथमेटिक्स वाला चैप्टर है, थ्योरी ज्यादा नहीं है। इस चैप्टर की थ्योरी के पीछे मत भागना, इस चैप्टर के पीछे भागना है तो बेटा जी सवालों के पीछे भागना, इसमें सिर्फ सवाल है। और मेन जो इस चैप्टर की जो मेन है वो आज का लेक्चर है, आज का और अगली क्लास का। क्योंकि बेटा जी अगर आपको FBD बनाना नहीं आया ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आया, तो आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं आया। इसलिए आराम से सिखाऊंगा कि FBD बनाते कैसे, लगे तो 8-10 सवालों की प्रैक्टिस करवा दूंगा FBD बनाने की, ठीक है। तो आज हम बेटा जी पहले बल के बारे में बात करेंगे, फिर FBD के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बेटा जी कहानी को शुरू करते हैं। बल होता क्या है? अगर मुझसे कोई पूछे बल क्या होता है और मैं कैसे बल को परिभाषित कर सकता हूं, तो देख, खींचना या धकेलना, खींचना या धकेलना। अब मान लीजिए कोई वस्तु विराम में है तो आपने बल आरोपित किया, मतलब बल क्या है? या तो खिंचाव है या धक्का है। सिंपल, बल क्या है? खिंचाव या धक्का। लेकिन ये करता क्या होगा? अगर कोई वस्तु विराम में है, स्थिर है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन कर सकता है, अवस्था परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए मैं रुका हुआ हूं, कोई मुझे आके खींचता है या कोई मुझे पीछे से धक्का देता है, तो मुझ पे बल ही तो लगाया उसने, तो मेरी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, मैं चलने लगूंगा। मान लीजिए तो विराम में है तो अवस्था परिवर्तन का काम कर सकता है, खिंचाव या धक्का। या अगर मैं नियत वेग से जा रहा हूं, या नियत वेग से का मतलब है मैंने बोल दिया कि मैं नियत चाल से जा रहा हूं, मान लीजिए मेरी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड इस दिशा में, या सिंपल 10 मीटर पर सेकंड है, तो कोई मुझे बल लगाकर, कोई मुझ पर खींचकर या धक्का देकर इस 10 से 15 कर सकता है, 15 से 20 कर सकता है, खिंचाव या धक्का। लेकिन ये करता क्या होगा? अगर कोई वस्तु विराम में है, स्थिर है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन कर सकता है, अवस्था परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए मैं रुका हुआ हूं, कोई मुझे आके खींचता है या कोई मुझे पीछे से धक्का देता है, तो मुझ पे बल ही तो लगाया उसने, तो मेरी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, मैं चलने लगूंगा। मान लीजिए तो विराम में है तो अवस्था परिवर्तन का काम कर सकता है, खिंचाव या धक्का। या अगर मैं नियत वेग से जा रहा हूं, या नियत वेग से का मतलब है मैंने बोल दिया कि मैं नियत चाल से जा रहा हूं, मान लीजिए मेरी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड इस दिशा में, या सिंपल 10 मीटर पर सेकंड है, तो कोई मुझे बल लगाकर, कोई मुझ पर खींचकर या धक्का देकर इस 10 से 15 कर सकता है, 15 से 20 कर सकता है। तो अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसकी अवस्था परिवर्तन, है ना, स्थिर से गति में ला सकता है। अगर कोई बेटा जी गति अवस्था में है, ध्यान से सुनना, है ना, मतलब नियत चाल है, तो बेटा जी उसमें भी परिवर्तन कर सकता है या दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। अब एक लाइन और ऐड करूंगा, जरूरी नहीं है कि परिवर्तित होगा ही, प्रवृत्ति भी रखता होगा तो भी बल है। मतलब मैं मान लीजिए 100 किलो का पत्थर हूं और एक चींटी आकर मुझे धकेल रही है, मैं 100 किलो का पत्थर हूं, एक चींटी आकर मुझे धक्का दे रही है, तो क्या चींटी ने मुझ पर बल नहीं लगाया? चींटी ने तो मुझ पर बल लगाया, लेकिन मैं सरकूंगा थोड़ी ना, मैं सड़क थोड़ी ना जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यार बल तो लगाया है, तो जरूरी नहीं है कि बल लगाने से, धक्का या खिंचाव से ही अवस्था परिवर्तन हो, जरूरी नहीं है। उसकी प्रवृत्ति भी रख सकता है। चींटी धकेलना चाहती है तो प्रवृत्ति है उसकी धकेलने की, वो भी एक बल है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो मैं इसको समराइज करता हूं, मैंने डिटेल में समझा दिया क्या है बल। तो बेटा जी
बल वह बाह्य कारक है या प्रभाव है। पढ़ लो, पूरे नोट्स भी आपके लिए लेके आए हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन बेटा सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करूंगा, कट टू कट बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में भावना में बहने की जरूरत नहीं है। हमें बनाने हैं आगे चल के सवाल, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ सवाल है, और जितने सवाल तुम बना ले जाओगे उतने ही तेरे काम आएंगे। जो किसी वस्तु को खींचकर अथवा धकेल कर, है ना, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा जी, जो किसी वस्तु को खींचकर अथवा धकेल कर, अब क्या कर सकता है धकेल कर या खींचकर, है ना, ध्यान से सुनना। पहला, है ना, मतलब धकेल कर, खींच कर या धकेल कर परिभाषित किया जाता है, यहां पे खत्म कर लो। विरामावस्था में रखी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है, यही तो सिखाया है मैंने। अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसमें गति उत्पन्न कर सकता है। बेसिकली ये है क्या, एक तो ये एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाह्य कारक है, बाह्य बल, बाह्य की बल की बात करें, खिंचाव या धकेलना एक ही चीज है ना, मतलब खिंचाव बोलो या धकेलना बोलो वही बल है, मतलब बेसिकली। तो गति उत्पन्न कर सकता है अथवा गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है, वही चीटी वाली कहानी। जरूरी थोड़ी ना गति करे ही, प्रयास भी तो कर सकता है, धक्का भी तो दे सकता है। मैं दीवार को धक्का दूं, दीवार नहीं सरके, लेकिन क्या मैंने बल नहीं लगाया? तो मैंने बल तो लगाया होगा बेटा। गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में लाता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसको रोक सकता है, पीछे की तरफ बल लगा दो, उसकी गति मंदित कर देगा, या लाने का प्रयास करता है, ये भी काम कर सकता है। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करता है। मुझे इधर जाना है, मैं इधर जा रहा हूं और मुझे इधर जाना है, तो क्या होगा, कोई मुझे इधर बल लगा के खींचेगा तो फिर मैं इधर जाने लग जाऊंगा। तो गति की दिशा में परिवर्तन करने का कार्य करता है अथवा करने का प्रयास करता है। देखो बेटा, तीनों ही स्टेटमेंट में मैंने प्रयास वर्ड जरूर यूज किया है। प्रयास जरूरी है, क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ कर ही देगा, क्या पता बल तो लगाया लेकिन काम ही नहीं हो पा रहा, तो फिर हम उसको बोलते हैं प्रयास कर रहा है। क्या बोलते हैं बेटा जी, हम उसको प्रयास कर रहा है। इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट्स हैं जो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी, चलो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मात्रकों पर आ जाते हैं। बेटा बेसिक सी चीजें हैं बलों के बारे में, इसमें समझाने का कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए कह रहा हूं जहां समझाने का होगा वहां प्रॉपर समझाया भी जाएगा। अब बेटा जी मात्रक में बात कर लेते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं निरपेक्ष मात्रक की। तो बेटा जी बल का मात्रक होता है न्यूटन एसआई पद्धति में, और डाइन होता है बेटा जी सीजीएस पद्धति में। किसमें? सीजीएस। और यही अगर गुरुत्वीय मात्रक में पूछ ले, तो जी का पता जाएगा, तो इसको बोलते हैं बेटा जी किलोग्राम भार। क्या बोलते हैं? किलोग्राम भार या ग्राम भार। ठीक है, चलिए अब न्यूटन क्या है? ध्यान से सुनते जाना, सारी चीजें हैं बेटा। एक न्यूटन क्या है? एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। मतलब ये कि मैंने बोला कि ये धरातल है, इस धरातल पर 1 किलोग्राम की वस्तु रखी हुई है, आपने बेटा जी 1 न्यूटन का बल लगाया। तो बचपन में सब लोग जानते हैं F बराबर ma, A बराबर F बटे m। F क्या है? बल, m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है? त्वरण। तो a बराबर F बाई m, F कितना? 1 न्यूटन, और m कितना? 1 किलोग्राम। तो बेटा जी a का मान हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण। तो 1 न्यूटन को उन्होंने परिभाषित ऐसे किया है, कि अगर 1 किलोग्राम वाली वस्तु पर हम 1 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, तो उससे अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो बोल सकते हैं कि भैया जी 1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आज के बाद दिमाग में रखना 1 न्यूटन की परिभाषा, ये 1 मार्क क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है ना बेटा जी। चलिए ध्यान से सुनना। अब चलते हैं बेटा जी एक डाइन। ये तो हमने डिफाइन कर लिया 1 न्यूटन। सेम कहानी बेटा जी डाइन की भी है। किसकी भी है? ये 1 न्यूटन की है, ये 1 डाइन की है। 1 डाइन वही है बेटा जी, सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये मैंने 1 न्यूटन बोल दिया, क्योंकि न्यूटन एसआई पद्धति बोल दीजिए, या एमकेएस पद्धति में, हमने एसआई पद्धति में हमने डिफाइन कर दिया। अब डाइन की बात कर रहे हैं तो सर सीजीएस पद्धति में, तो अब यहाँ 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम रख दो, 1 न्यूटन की जगह 1 डाइन रख दो। 1 डाइन का बल आरोपित करने पर अगर उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, a बराबर F बाय m। F है बेटा जी 1 डाइन और m है बेटा जी 1 ग्राम। तो बेटा जी जो त्वरण उत्पन्न होगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है बेटा जी त्वरण। क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण। तो वही परिभाषा है, 1 डाइन वह बल है कि 1 ग्राम की द्रव्यमान की वस्तु पर अगर हम आरोपित करें तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, दैट इज 1 डाइन। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई भी परिभाषाएं पूछ ले, बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं, लेकिन बेटा जी अगर कोई पूछ ले तो मुंह पे तुरंत जवाब दे देना, ये ले भैया। और रिलेशन होता है बेटा जी 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। पहले भी आपने कई बार ये सुना होगा बेटा जी, 1 न्यूटन बराबर रिलेशन 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात 5 डाइन, है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइन। ठीक है, तो 1 डाइन बराबर 1
10 की घात माइनस 5 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, तो 1 डाइन बराबर 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। क्लियर है क्या कहानी? अरे बोलो बेटा, सही है। चलें आगे। चलो अब बेटा जी कुछ और जो मैंने बोला ना, गुरुत्वीय, याद करो गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार। अभी मैंने न्यूटन और डाइन बता दिया, न्यूटन बता दिया, डाइन बता दिया। अब मैं गुरुत्वीय मात्रक की भी परिभाषा दे देता हूं, किलोग्राम भार और ग्राम भार किसे कहते हैं। तो आइए बेटा जी किलोग्राम भार और ग्राम भार की बात कर लेते हैं, है ना। ध्यान से सुनना, यह वह बल है, 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने पर उसमें इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, या यूं बोल दीजिए जी त्वरण उत्पन्न कर दे। मतलब ये ध्यान से सुनना बेटा, मतलब ये 1 किलोग्राम की तेरी वस्तु है, उसमें तूने कोई ऐसा बल आरोपित किया कि इसका जो त्वरण आया वो जी आया, और जी गुरुत्वीय त्वरण है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण अगर उत्पन्न हो जाए तो जरूर तुमने जो बल लगाया होगा वो 1 kgf लगाया होगा। 1 kgf क्या लगाया होगा, और 1 kgf और रिलेशन दिमाग में रखना। 1 kgf किलोग्राम भार वो 9.80 न्यूटन होता है। आज के बाद दिमाग में रखना, कभी अगर 1 kgf लिखा हुआ मिल जाए इस सवालों में तो हमारे दिमाग, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बेटा लेकिन आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। 1 kgf मिल जाए तो बेटा जी समझ जाना 9.80 न्यूटन बल लगाया, खत्म हो गया। चलो अब बेटा जी मैं बात करूंगा ग्राम भार की, है ना। अब वही सेम कहानी है, यह वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 980, अब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना करेगा 9.8 इंटू 100 तो 980 आएगा, उतना त्वरण उत्पन्न कर देता है। बेसिक सी चीजें, ज्यादा परेशान होने की जरूरत थी नहीं। वैसे कि अगर बेटा जी मैंने बोला कि यहाँ पर 1 ग्राम की वस्तु रखी हुई है, क्या रखी हुई है, 1 ग्राम की वस्तु रखी हुई है बेटा जी, तो उसमें अगर बेटा जी जो त्वरण उत्पन्न कर दे वो, अगर बेटा जी वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे तो जो बल आएगा वो 1 ग्राम फोर्स 1 gf आ जाएगा। gm इंटू एफ लिख ले, एक ही चीज है उसमें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। gf का मतलब तुम गलत ले जाओगे, इसलिए अपन भैया सेफ जोन में चलते हैं। gm ग्राम फोर्स, है ना। और रिलेशन याद रखना है, 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 980 डाइन। ये काम आएगा बेटा जी, इसलिए कह रहा हूं इनको दिमाग में रखना। मुझे ये दोनों की दोनों संबंध तुम्हारे दिमाग में चाहिए, रटने वाली चीजें हैं, दिमाग में रट लो, कुछ नहीं कर सकता मैं, इनकी ये परिभाषाएं हैं, इनको डिफाइन ही ऐसे किया गया है। तो बेटा बेसिकली बल के 2 मात्रक हैं। निरपेक्ष मात्रक की बात करें तो बेटा जी वो आ जाएगा आपका न्यूटन में, एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में बात करें तो बेटा जी डाइन में आ जाएगा। अगर हम गुरुत्वीय मात्रक की बात करें तो बेटा जी गुरुत्वीय मात्रक में kgf लिख सकते हैं और gf लिख सकते हैं, या gm इंटू एफ, ग्राम फोर्स, मतलब ग्राम भार भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं, ग्राम भार और किलोग्राम भार, सब कुछ लिखा हुआ है। ग्राम भार जो है वो सीजीएस में है, किलोग्राम भार जो है वो एमकेएस में। इतनी बात समझ में आ गई क्या बेटा? कहानी इतनी क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बेटा जी जब इतनी चीजें मैंने आपको बता दी तो अब मैं आपको बलों के प्रकार भी बता देता हूं, है ना। बेसिकली बेटा जी बल आपको जो पढ़ने हैं 4 प्रकार के हैं। फिर बेटा जी इसमें सवाल भी करवाऊंगा, बलों की साम्य अवस्था वगैरह पर कई सारे सवाल होते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाओ, क्योंकि फिर सवाल मिक्सिंग के बनते हैं। पहले पढ़ लो 1-2 लेक्चर, जब तुम 2 लेक्चर पढ़ लोगे ना तो मेरा भी हाथ खुल जाएगा कि मैं मेरे मन के मुताबिक सवाल करवा सकूंगा। वरना जब पढ़ते नहीं है ना तो फिर ऐसा बना हुआ रहता है ना, वही बंधी हुई गति हम पढ़ेंगे लास्ट में, कंस्ट्रेंट रहता है बेटा वो, यार नहीं यार ये नहीं करवाना क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। तो फिर वो सवाल बनाने में या सवाल करने में मजा नहीं आता। सवाल करने में मजा आता है जब चैप्टर हो जाता है पूरा, हाँ भाई अब हमने पढ़ लिया, अब आप कुछ भी पढ़ाइए सर, हम सवाल करने के लिए रेडी हैं। तो बेटा जी बेसिकली मोटे मोटे तौर पर देखें तो बल को बेटा जी 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के बल होते हैं इस प्रकृति में। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल है। मैं आपको बता दूं बेटा जी, प्रकृति में बेसिकली 4 प्रकार के मूल बल हैं। पहला बल मान लीजिए कोई भी लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। कभी नाम सुना हो गुरुत्वाकर्षण बल का तो नया नहीं होगा आपके लिए। विद्युत चुंबकीय बल बोल दीजिए, या स्थिर वैद्युत बल भी बोल दीजिए। विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा होता है बेटा जी संपर्क बल, और चौथा बेटा जी नाभिकीय बल। नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है ये, जितना बोल रहा हूं उतना सुनते जाना। दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स अगर कोई पूछे, दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स, सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल। जेईई मेंस में सवाल आया इस पर, आपको करवाऊंगा बेटा जी। इनके पूछे हैं, ऑर्डर पूछ लिया आपसे, जेईई मेंस का सवाल है। और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल होता है, तो सबसे महंगा मतलब सबसे मजबूत और सबसे कमजोर बल पता चल चुका है। सबसे दुर्बल बल है ये, दुर्बल बल। अब दुर्बल तो समझते हो, या दुर्बल प्रबल भी बताऊं तुम्हें मैं।
और बेटा जी संपर्क बल को हमने और आगे 3 भागों में तोड़ा हुआ है, जो हम यांत्रिकी में पढ़ेंगे बेसिकली। किसमें पढ़ेंगे? यांत्रिकी में। तो बेटा जी मैं आपको बता दूं, तो हम यहां पर पढ़ेंगे बेटा जी अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या होते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल? बता दूंगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यहां पर बेटा ये तो हो गया बेटा जी नॉर्मल फोर्स या अभिलंब प्रतिक्रिया बल। बेटा जी एक और बल पढ़ेंगे हम, घर्षण बल। कौन सा बल पढ़ेंगे? घर्षण बल। और एक और बल है बेटा जी, दैट इज तनाव बल, दैट इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स यह है बेटा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल बेटा जी दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है क्या? बोलो बेटा, बात समझ में आनी चाहिए। कहानी क्लियर है? समझ में आ गए? तो ये चार्ट है बेटा बेसिकली। अब मैं आपको इनका ऑर्डर भी लिखा दूंगा कि सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है। वैसे तो बेटा जी आपको पता है, अगर मैं बढ़ते ऑर्डर में लिखूं तो सबसे कम बल, ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दुनिया का सबसे, ये जेईई मेंस का सवाल भी है बेटा जी। किसका सवाल है? जेईई मेंस का। 2002 में आया था शायद, सबसे पहले जब ओपन हुआ था। जेईई मेंस मतलब पहले IEEE हुआ करती थी। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल होता है। और बेटा जी सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल। ये दो तो तुम्हें फटाफट से याद हो गए, तो यह याद रखने हैं आपको। ये दो तो तुम्हें सबसे पहले याद हो गए। अब बेटा जी विद्युत चुंबकीय और संपर्क बलों की अगर बात करें तो बेटा जी थोड़े विद्युत चुंबकीय बल ज्यादा मजबूत होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल ज्यादा मजबूत होते हैं। और फिर जो सबसे बाद में जो बचा उसका नाम हम रख सकते हैं, एंड दैट इज संपर्क बल। तो ये रिलेशन है, ये दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है बेटा जी, प्लीज इसको दिमाग में रखना। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल। सबसे दुर्बल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है क्या? तो बेटा जी सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। फिर विद्युत चुंबकीय बल भी ठीक ठाक है, संपर्क बल थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। विद्युत चुंबकीय बल को स्थिर वैद्युत बल भी कहीं कहीं पर बेटा जी अगर आप देखोगे तो स्थिर वैद्युत बल भी आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, तो परेशान मत होना। मैं फिर लिख देता हूं यहीं पर बेटा जी स्थिर वैद्युत बल भी लिखा हुआ मिल जाएगा स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो बल समझ में आ गया। बल तो अपन छोटी कक्षाओं से भी समझते आ रहे हैं बेटा जी। जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इतना समय थोड़ी ना दूंगा कि बलों के बारे में खोल के बता रहा हूं बल क्या होता है। देखो ये धक्का दे रहा है, ये देखो खींच रहा है, एक्सेप्ट करो बल है, एक्सेप्ट कर लो। बल नाम की कोई चिड़िया है जो हमें पढ़नी है। क्लियर है ना बेटा जी? चलो, तो अब बेसिकली हम बात करेंगे बेटा जी अभिलंब, तनाव और इस पर। लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले है ना, यहाँ पर लिख लो चाहो तो यांत्रिकी में एक और भी पढ़ते हैं। स्प्रिंग बल वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। स्प्रिंग बल क्या होते हैं, चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख सकते हो। स्प्रिंग बल वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तो बेटा जी मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है यांत्रिकी में। ठीक है ना? अब मैं आपको एक एक बलों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं, नाभिकीय बल क्या होते हैं, ताकि आपको ये ना लगे। प्रकृति में बेसिकली मूल रूप से 4 ही बल होते हैं। प्रकृति में मूल बल, कोई तुमसे पूछे प्रकृति में कितने मूल बल होते हैं, तो 4 मूल बल होते हैं। ये रहे, वो अलग बात है कि बाद में इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है ना? लेकिन प्रकृति में मूल बल यही होते हैं। कभी कभी संपर्क बल की जगह दुर्बल बल लिखे होते हैं, वीक फोर्सेज भी बोल देते हैं इनको। क्या बोल देते हैं? वीक फोर्सेज भी बोल देते हैं। पर खैर ये बात समझ में आ गई। मैं आपको इसका रिलेशन भी दे दूंगा, लेकिन अब हेडिंग लगाइए सबसे पहले बेटा जी गुरुत्वाकर्षण बल। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं गुरुत्वाकर्षण बलों के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है बेटा जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ग्रेविटेशनल? इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर 2 द्रव्यमान रखे हैं, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर 2 द्रव्यमान रखे हैं, एक पहली वाली वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 मान लेते हैं, दूसरी वाली वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है बेटा जी, तो इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य एक बल लगेगा। इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य एक बल लगेगा बेटा जी, जिसको हम आकर्षण का बल कहेंगे। और बेटा जी ये जो बल लगेगा उसका वैल्यू होता है G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 बटे r²। गुरुत्वाकर्षण बल की खास बात ये होती है कि यह केवल और केवल आकर्षण की प्रकृति का होता है। केवल और केवल प्रतिकर्षण नहीं होता। 2 द्रव्यमानों के बीच कभी प्रतिकर्षण नहीं होता, सिर्फ आकर्षण की प्रकृति का होता है। आकर्षण की प्रकृति का होता है। क्या बोल रहा हूं बेटा जी? आकर्षण की प्रकृति का होता है। तो हमारे पास 2 द्रव्यमान हैं। पहला द्रव्यमान हमने m1 मान लिया, दूसरा द्रव्यमान हमने m2 मान लिया, और दोनों के बीच की हमने दूरी मान ली कि मान लेते हैं दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। तो इनके मध्य जो बल लगेगा बेटा जी F, वो लगेगा G m1 m2 बटे r²। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या बेटा जी? और अगर बल की दिशा दिखाना चाहते हो तो बल की दिशा भी दिखा सकते हो। बल की दिशा लगेगी बेटा जी आकर्षण की है, तो दूसरा वाला पहले वाले को अपनी ओर खींचेगा,
पहला वाला दूसरे वाले को अपनी ओर खींचेगा और दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे होंगे। कुछ इस तरीके से ये गुरुत्वाकर्षण बल को डिफाइन किया गया है, जहां जी का मान अगर लिखना चाहो या जी का मतलब लिखना चाहो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या वैल्यू होती है इसकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। छोटी छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा होगा बेटा जी। तो गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी दो द्रव्यमान अगर होंगे बेटा जी तो उनके मध्य आकर्षण का बल होता है। कुछ इस तरीके से बेटा जी गुरुत्वाकर्षण बल को मैं डिफाइन करता हूं। ज्यादा डिटेल में चर्चा अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नाम का चैप्टर ही है जिसको हमें पढ़ना ही है। तो अभी के लिए बस ये है कि भाई अगर मैंने चर्चाएं की है प्रकृति में मूल बलों के बारे में तो बता देते हैं। चलिए ठीक है भाई, ये कहानी होती है। अगली हेडिंग लगा लीजिए बेटा जी। मान लीजिए मैंने आपको पढ़ा दिया विद्युत चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल भी बोल देते हैं, विद्युत चुंबकीय बल या हम लोग कभी कभी स्थिर वैद्युत बल भी बोल देते हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं बेटा जी आपको तो कुछ नहीं है। जैसे कि ये है ना, जैसे मैंने बोला कि एक आवेश है बेटा जी प्लस Q1 और एक और आवेश है बेटा जी प्लस Q2, एक और आवेश है बेटा जी प्लस Q2, दोनों के मध्य की दूरी है R। अभी देखो थोड़ी देर में इसकी पूरी थ्योरी बता दूंगा आपको। दोनों के मध्य की दूरी है बेटा जी मान लेते हैं R। तो बेटा जी अगर दो धन आवेश हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर है क्या? बोलो बेटा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मान लेते हैं ये पहला बल है, मान लेते हैं दूसरा बल है। पहले पर बल दूसरे के कारण से इधर लगा, दूसरे पर बल पहले के कारण से इधर लगा। बोलो, या अगर मैं वही बोल दूं कि बेटा जी एक प्लस Q1 आवेश है और ये माइनस Q2 आवेश है, तो बेटा जी इस स्थिति में ये हमेशा आकर्षण की प्रकृति का होगा। इस स्थिति में ये हमेशा फिर आकर्षण की। तो यार एक बार बता देता हूं, अगर कोई दो आवेश हैं तो बेटा दो आवेशों के मध्य आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी लग सकता है। F12 या F21 इसको पता है पढ़ते कैसे हैं? पहले पर बल दूसरे के कारण, क्योंकि दूसरे ने ही तो लगाया। F12 को पढ़ते कैसे हैं वो सुन लीजिए। पहले पर बल दूसरे के कारण। और F21 को पढ़ते कैसे हैं? दूसरे पर बल पहले के कारण। पहले पर बल दूसरे के कारण, दूसरे पर बल पहले के कारण। सीधी सी बात है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। यहां हो रहा है प्रतिकर्षण और यहां हो रहा है आकर्षण। तो बेटा जी जाहिर सी बात है आकर्षण की और प्रतिकर्षण दोनों की प्रकृति का हो सकता है स्थिर वैद्युत बल। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा जी, क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा और हमेशा आकर्षण की प्रकृति का होता है। अगर इसका वैल्यू वगैरह लिखना चाहो तो F = K Q1 Q2 बटे R²। ये कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, संरक्षी बल होते हैं बेटा जी। ये गुरुत्वाकर्षण बल भी एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल कौन से बल होते हैं? वो बल होते हैं जो आगे पढ़ोगे सब चीजों के बारे में, डोंट वरी। संरक्षी बल वो बल होते हैं जो पथ पे निर्भर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो उन बलों के द्वारा किया गया कार्य, मतलब बल नहीं, उन बलों के द्वारा किया गया कार्य अगर पथ पर निर्भर नहीं करता तो भैया जी वो बल जो है वो संरक्षी बल है। तो जो भी विक्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं तो इस प्रकार के जितने भी बल होते हैं वो सारे संरक्षी बल कहलाते हैं। खैर, तो बेटा जी K का मान अगर मैं लिखना चाहूं तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ किलोग्राम की जगह बस कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी? कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। खैर मेरे को ज्यादा डिटेल में घुसना नहीं है। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में बता दिया, नाभिकीय बल के बारे में और बता देता हूं फटाफट से, कहानी को खत्म करते हैं। रटने वाली चीज है बेटा जी। नाभिकीय बल सबसे पहले तो आपको बता दूं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, दुनिया का सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल, और दुनिया की सबसे छोटी परास के लिए लगता है। स्मॉल रेंज फोर्स है ये, स्मॉल रेंज, छोटी परास का बल है ये, छोटी परास का बल है। और नाभिक के अंदर लगेगा बेटा, नाभिक के अंदर लगेगा तो बेटा जी मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार का बल होता होगा। मैंने बोला ये नाभिक है। अब नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। बेटा जी न्यूट्रॉन तो उदासीन है, लेकिन चलो प्रोटॉन के ऊपर तो धनावेश है, प्रोटॉन के ऊपर तो धनावेश है। तो यार प्रोटॉन और प्रोटॉन ये भी धन है और ये भी धन है बेटा। दो धनावेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। एक नाभिक होता क्या है? धनावेशित ही तो होता है। एक नाभिक क्या है? धनावेशित है बेटा जी। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, तो अंदर की तरफ इतना प्रतिकर्षण बल है, अंदर की तरफ इतना प्रतिकर्षण बल है, तो उस हिसाब से तो इस नाभिक को फट जाना चाहिए था, इस हिसाब से तो नाभिक को बिखर जाना चाहिए था। लेकिन नाभिक बिखरा हुआ नहीं है। इसका मतलब इस प्रतिकर्षण बल को कोई तो है जो संतुलित कर रहा है, वही बल है बेटा जी नाभिकीय बल। अरे यार दो प्रोटोनों के मध्य इतने सारे प्रोटॉन है तो बेटा जी प्रोटॉन तो प्रतिकर्षित करेंगे ना यार। तो अंदर इतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल है, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल है। इस प्रतिकर्षण बल को कोई ना कोई तो है जो संतुलित कर रहा है। अगर ये बेटा जी नाभिकीय स्टेबल है, ये स्थायित्व है, स्थायी नाभिक है, तो बेटा जी कोई तो कोई है जो इसको संतुलित कर रहा है, और वो इसको बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल हमेशा आकर्षण की प्रकृति का होता है। क्या उनसे प्रकृति का होता है? आकर्षण की प्रकृति का होता है। सबसे मजबूत बल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट
थोड़ी बहुत अंग्रेजी चल जाती होगी ना बेटा जी। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे मजबूत बल है। अब इसको ही बेटा जी एक जापान के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको युकावा करके नहीं, एक साइंटिस्ट है जापान के, उन्होंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है, उन्होंने एक एग्जांपल से डिफाइन किया है कि यार ये इस तरह की कहानी है, डॉग और बोन, कुत्ता और हड्डी। इस एग्जांपल से उन्होंने बोला है कि मान लीजिए दो डॉग हैं और वो एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, उन्होंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है, आपकी किताबों में भी मिल जाएगा ये एग्जांपल। जापानीज साइंटिस्ट है, युकावा नाम है आई थिंक, है ना। उन्होंने बोला है कि डॉग बोन एग्जांपल बहुत बढ़िया से समझाया, नाभिकीय बल को समझाने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया। उन्होंने बोला कि यार दो डॉग है ना, और उनके बीच में एक हड्डी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लड़ेंगे, हड्डी के लिए लड़ रहे हैं। तो पहले वाले ने दूसरे वाले के मुंह से छीन लिया, दूसरे वाले ने पहले वाले के मुंह से छीन लिया, वो लड़ रहे हैं। पर उसमें उन्होंने बोला कि इस छीना झपटी में ही सही एटलीस्ट या कम से कम वो आपस में जुड़े हुए तो हैं। नहीं आई समझ में? मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, मारा पीटी हो रही है, वो मुझे मार रहा है, मैं आप उसको मार रहा हूं, हम दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में ही सही हम दोनों जुड़े हुए तो हैं, हम दोनों पास तो हैं। वही कहानी है। उन्होंने बोला कि यार प्रोटॉन लड़ रहे हैं, कुछ भी है इनके बीच में, रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन बेटा जी कोई ना कोई एक हड्डी होगी इसमें, और वो हड्डी इस नाभिक के अंदर पाई मेसॉन पार्टिकल होते हैं, पाई मेसॉन कण होते हैं, जिनकी छीना झपटी चलती रहती है, वो न्यूट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास, इस तरीके से वो एक दूसरे से छीनते रहते हैं। इस छीना झपटी में ही सही कि बेटा जी वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और बेटा जी इसी को उन्होंने यहीं से नाम दिया कि इस जो छीना झपटी में ये जो जुड़ाव है, यही जुड़ाव को उन्होंने बोल दिया यही तुम्हारा नाभिकीय बल है। और ये स्मॉलेस्ट इसलिए है, छोटी परास का बल ये है क्योंकि बेटा जी नाभिक का आकार फर्मी में नापा जाता है 10⁻⁻15 मीटर। अब नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर तक का नापा जाता है ना, फेम्टो बोल दीजिए, फर्मी बोल दीजिए, तो फर्मी मीटर, तो उसी रेंज का बल है ये, है ना। तो बहुत छोटी रेंज के फोर्सेस है। बड़ी दूरी कर दोगे, दो प्रोटॉनों को 1-1 मीटर पे रख दो, खत्म हो जाएगा ये नाभिकीय बल, खत्म हो जाएगा ये नाभिकीय बल। तो बहुत छोटी परास का बल है ये, बड़ी दूरियों पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, छोटी दूरियों पर ये नाभिकीय बल एप्लीकेबल है। तो बेटा जी मैंने आपको नाभिकीय बल के बारे में बता दिया, मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, अब हमारा बचा संपर्क बल। उन संपर्क बलों के बारे में मैं डिटेल में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो यही है आज के पूरे चैप्टर में। और बेटा जी मुझे तनाव बल समझाना है, मुझे अभिलंब प्रतिक्रिया बल समझाना है, मुझे घर्षण बल समझाना है, और भी कई प्रकार के बल आएंगे, मुझे स्प्रिंग फोर्स समझाना है, स्प्रिंग बल समझाना है। तो अब इन चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए मैं इन सबको छोड़ के रखा, लेकिन इन सब के बारे में बेटा जी आने वाली फिजिक्स में हम कभी ना कभी चर्चा करेंगे ही, ठीक है। कुछ इनमें से चैप्टर 11वीं में है, कुछ इनमें से चैप्टर 12वीं में है, क्लियर है। जैसे गुरुत्वाकर्षण अपना 11वीं में है, क्लियर है ना। अब हम तो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा जी आज नहीं तो कल हमें तो पढ़नी पूरी ही फिजिक्स है ना, तो बेटा जी हम आज नहीं तो कल हमें ये पढ़ना ही है। तो आएंगे, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका क्लास 12 का चला जाता है ना। नाभिकीय बल की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में आ जाता है, नाभिक नाम से एक चैप्टर है, तो वहां पर हम इन चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी के लिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इन पर बात करनी है, तनाव बल क्या होते हैं, विलंब प्रतिक्रिया बल बात क्या होते हैं। तो आइए बेटा जी कहानी को शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ लिखा हुआ बता देता हूँ, वो रिलेशन, वो चीज दिमाग में रखना, जब बल को दिशा के बिना प्रदर्शित किया जाता है तब धनात्मक बल का अर्थ प्रतिकर्षण, वही वाली बात है, इनके बारे में बात कर रहा। बेसिकली अगर मैं दो धनावेश हैं बिना चिन्ह के प्रदर्शित किया है तो प्रतिकर्षण है। अगर धनात्मक है, देखना यहाँ पे आगे धनात्मक है तो प्रतिकर्षण है। अगर बेटा जी ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर बेटा जी मैं लिखता इस सूत्र को तो यहाँ माइनस आ जाता, क्योंकि Q1 और माइनस Q2 लिखता, माइनस बाहर आ जाता, तो माइनस क्या दिखाता, आकर्षण दिखाता, वही वाली बात है। कोई खास बड़ी बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तथा ऋणात्मक बल का अर्थ होता है आकर्षण, ठीक है। उदाहरण के लिए उसी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, दो धनात्मक बल दो समान आवेशों के बीच, बिल्कुल सही है। ऋणात्मक बल का होता है दो असमान आवेशों के बीच, दो विजातीय आवेश, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, एक धन है एक ऋण है। तो बेटा विजातीय आवेश जो समान प्रकृति के नहीं है, एक का धन है एक का ऋण है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के मध्य आकर्षण का बल लगेगा। और वहीं पर अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होते या दोनों नेगेटिव चार्ज होते, मतलब दोनों सजातीय होते, दो आवेश सजातीय, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल आता, वही वाली बात कर रहे हैं। अब उन्होंने बहुत प्यारी लाइन बोली है जिसको मैं हाईलाइट करके नहीं खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने बोली कि अनेक प्राकृतिक बलों में से, प्रकृति के बल ही तो बता रहा हूं, उन बलों में से एक बल और रह गया, वो है 10⁻⁻15 मीटर। अरे यार ये तो नाभिकीय बल के बारे में बात कर रहे हैं कि दूरी पर नाभिकीय बल, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाभिकीय बल सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। क्या होता है बेटा जी, जबकि गुरुत्वीय बल अत्यंत दुर्बल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिमाग में रखना। कहानी को खत्म कर दिया, अगर अब तुम्हें कहीं से पढ़ने को मिलता है पढ़िए, मैंने मेरी तरफ से बल खत्म कर दिए हैं। अब तो हम सिर्फ सवालों पर जाएंगे आगे चल के। अच्छा ये रिलेशन है बेटा जी, उन्होंने ये रिलेशन लिखा है, मैंने भी वही रिलेशन दिखा। देखो सबसे मजबूत बल मैंने क्या बनाया है, नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर बल मैंने क्या लिखा है, गुरुत्वीय बल। तो ये क्या है बेटा जी, बीच में विद्युत चुंबकीय, सर ये 3 लिखा है, आपने चौथा गायब कर दिया। बेटा जी चौथा भी लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने जनरली 3 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, कहाँ लिखना है आपको पता है, कहाँ लिखोगे, कहाँ लिखोगे, विद्युत चुंबकीय बल के बाद लिखोगे, इसके बाद आएगा चौथा, और जो मैंने लिखा है ना कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल है ना, वो आएगा, क्योंकि सबसे कम तो गुरुत्वीय बल है, और नाभिकीय और विद्युत चुंबकीय तो वो तीसरे नंबर पे लिख देना। और बेटा जी एक और रिलेशन है बेटा जी जो काम आएगा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात। चाहते हो ये कैसे आता है, चाहते हो ये कैसे आता है, तो बेटा जी पहली बात तो ये दिमाग में रखना, मैं आपको इसको प्रूफ करवा देता हूं, प्रूफ करवा देता हूं। बेटा जी मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कुछ ना कुछ, और इलेक्ट्रॉन है तो आवेश भी होगा इलेक्ट्रॉन पर, अरे होगा,
और बेटा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बेटा जी अब इसमें दो हैं, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण का बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, और दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो बेटा जी पहले मैं बात कर लेता हूं एफ जी की। जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल, और दोनों के बीच की दूरी नहीं पता, मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी है जी। सॉरी यार, तो एफ जी कितना आएगा, जी m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे आर स्क्वायर। तो एफ जी कितना आ जाएगा बेटा, जी एम ई का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब मैं वहीं पर अगर बेटा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, या इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन करूं, तो एफ ई उसको कर सकता हूं के। Q1 मतलब Q इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, और दोनों के मध्य की दूरी है। तो एफ ई हो जाएगा बेटा जी के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि बेटा जी इसको और इसको दोनों को भाग दे दे, तो बेटा जी एफ ई बटे एफ जी करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, एफ ई बटे एफ जी करते हैं। एफ ई कहता है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बटे एफ जी कितना है, जी एम ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एफ ई बटे एफ जी कितना आ जाएगा बेटा जी, के क्यू ई स्क्वायर बटे जी एम ई स्क्वायर। तुझे चारों वैल्यू पता है, नहीं पता तो बता देता हूँ। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। आवेश कितना होता है 1.6 सॉरी हाँ सही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। बेटा इन चारों वैल्यूज को डाल के देखना, इन चारों वैल्यूज को डाल के देखना, एफ ई बाय जो एफ जी आएगा, एफ ई बाय एफ जी जो आएगा लगभग 10⁻43 आएगा। ये सवाल पूछा भी जा चुका है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। एफ ई बाय एफ जी जो होगा वो 10⁻43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा जी, 10⁻43। इससे क्या पता चलता है कौन सा फोर्स ज्यादा मजबूत है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा मजबूत है किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। देखना यार एफ ई का वैल्यू कितना आया, एफ ई बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत बड़ा है ना एफ ई। अब एफ ई इक्वल टू 10⁻43 × एफ जी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे ज्यादा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से तो ज्यादा आया इससे विद्युत बल। और नाभिकीय बलों के बारे में बात करते तो शायद और भी ज्यादा आ जाता, पर खैर अभी के लिए तो हमने सिर्फ इतना डिफाइन किया है। तो ये संबंध तुमने बोला कि प्रूफ क्या है इसका, तो बेटा जी मैंने इसका प्रूफ दे दिया कि ये प्रूफ है इसका। यहाँ पर इन चारों वैल्यूज को उठा के रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, गणित को हल करोगे, काट पीट के बराबर करोगे, करके देख लेना बेटा जी। अगर मुझ पर यकीन ना हो, और जिन बच्चों को यकीन है तो वो समय बर्बाद ना करें, सिंपल सी कैलकुलेशन है, थोड़ी टफ सी मैथमेटिक्स है, लेकिन हाँ सिंपल सवाल है, इसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं। अब बेटा जी अब चलते हैं हम अभिलंब प्रतिक्रिया बलों के बारे में। तो अब बेटा जी यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है जो मेन है। अभी हमने बलों के प्रकृति में जो मूल बल पढ़े हैं, उन मूल बलों में बेटा जी हमारा जो संपर्क बल है, उस संपर्क बल में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा जी अभिलंब प्रतिक्रिया बल। फिर आपको पढ़ाऊंगा बेटा जी तनाव बल। घर्षण बल के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। क्या है तनाव बल, जो दिमाग में बोला है बिल्कुल एज इट इज हूबहू दिमाग में उतार लेना। बोलो बात समझ में आई क्या? सुन ले बेटा, जब किसी वस्तु को एक सतह पर रखा जाता है तो वह सतह वस्तु पर एक संपर्क बल आरोपित करती है, जो कि अब संपर्क बल का नेचर देख, कांटेक्ट फोर्स। कोई भी दो वस्तुएं अगर संपर्क में है तो उन दोनों के मध्य बल लगता है। पहली वाली सतह दूसरी वाली पर आरोपित करती है, दूसरी वाली सतह पहली वाली पर बल लगाती है। दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगी। बच्चा दिमाग में रखना अभी के लिए, फिर फ्री बॉडी डायग्राम में पक्का काम आएगा। अभी के लिए दिमाग में रखेंगे क्या कि जब किसी वस्तु को एक सतह पर रखा जाता है तो वह वस्तु पर एक बल आरोपित करती है, जो कि वस्तु की ओर होता है और सतह के लंबवत। नेचर देख तो बल का नेचर देख तो किस प्रकार का नेचर बोला है उन्होंने। ठीक से बेटा, रटने वाली चीजें हैं तो जहां याद करने वाली चीजें वहां याद करने वाली चीजें। जैसे कि मैं तुझे यहां समझाता हूं, परेशान मत हो। मैंने बोला कि ये धरती माता है, ऐसे बना देता हूं, मतलब है कि ये धरती है, धरातल है, जमीन है, जो बोलना चाहे बोल दीजिए, जमीन है। क्या है ये? जमीन है। बेटा जी मैंने यहां पर एक गुटका रख दिया एम द्रव्यमान का, इसको बोलते हैं गुटका। पता होना चाहिए, नहीं पता तो बेटा जी अब बता दिया, जिसको बोलते हैं ब्लॉक। ये वो वाला गुटका नहीं है जो तुम सोच रहे हो गुटखा होता है, वो ये गुटका है, ठीक है ना। चलिए बेटा जी, तो अब हम बात कर रहे हैं एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक सतह पर रखा है। तो बेटा इस गुटके की जो नीचे वाली सतह है, इस गुटके की जो नीचे वाली सतह है, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसी कहानी तो बन रही होगी, ऐसी कहानी तो बन रही होगी बेटा जी। इस तरीके का ही तो गुटका रहा होगा तेरा। अरे बोलो बेटा, इस तरीके का गुटका, तो यही तो सतह है बेटा जी नीचे वाली। ये वाली जो सतह है, ये वाली सतह तेरे धरती के संपर्क में है, यही तो है धरती माता। बोलो, यही तो है धरती माता। अब मुझे समझ पा रहे हो कि बेटा जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
तो ये दोनों सतह एक दूसरे के संपर्क में है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि ये वस्तु है, मैंने इसको रख दिया, तो अब मेरे हाथ के संपर्क में है। मेरे हाथ की ऊपर वाली सतह, ध्यान से सुनना, काम आएगी चीजें। मेरे हाथ की ऊपर वाली सतह और इस पेन की जो ये नीचे वाली सतह जो स्पर्श में है, जो स्पर्श हो रही है, क्या ये दोनों आपस में संपर्क में है? अगर ये संपर्क में है तो बेटा जी एक संपर्क बल लगता है, एक संपर्क बल लगेगा। क्या लगेगा बेटा जी? एक संपर्क बल। इसी को कहते हैं अविलंब प्रतिक्रिया बल। बेटा जी इसको कभी कभी हम एन से दिखा देते हैं, कभी कभी आर से दिखा देते हैं। कुछ किताबों में ये एन से दिखा रहेगा, कुछ किताबों में ये आर से दिया गया रहेगा। एन का मतलब है नॉर्मल फोर्स या आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो वो रिएक्शन से आर उठा लिया। कुछ भी दिखा सकते हैं, एन से भी आर दिखा सकते हैं, आर से भी दिखा सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं, जो उदाहरण इन्होंने दिया है वही उदाहरण मैं लेके चलूंगा। ध्यान से सुनते रहना बेटा जी, कहानी को फील आएगा, मजा आ जाएगा। उदाहरण सुनो, एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक क्षैतिज टेबल पर रखा हुआ है। बेटा जी यही तो कहानी है, एक एम द्रव्यमान का ब्लॉक है बेटा जी जो रखा हुआ है, ठीक है। किसका है? एम द्रव्यमान का, है ना, जहां एम द्रव्यमान साइड में बना। ये बेटा जी जितने भी बल बनाऊंगा मैं सारे के सारे केंद्र से बनाऊंगा। कितने? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन इसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। जितने भी बल बनाऊंगा इस चैप्टर में सारे द्रव्यमान केंद्र से बनाऊंगा। और द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का वह बिंदु या वह केंद्र होता है जहां पर सारा की सारा द्रव्यमान इकट्ठा हो गया हो, ऐसा मान लिया जाता है। जैसे कि बेटा जी अगर इस वस्तु को मुझे संतुलित करना है हाथ पे, तो मैं इसके द्रव्यमान केंद्र पर उंगली रख दूंगा। ये देख, ये संतुलित किया है मैंने सिर्फ द्रव्यमान केंद्र पर बैलेंस किया है इसको, तो ये पूरा बैलेंस है। इसके अलावा मैं कहीं पर भी उंगली रखूंगा ना तो ये गिर जाएगा। पक्की बात है, अगर मैं उंगली यहां रख के यहां रख दूं, मैं टिका के देखा नहीं टिकेगा, ये ऐसे गिर जाएगा। मैं यहां रख के करूं तो यहां गिर जाएगा। तो सिर्फ ऐसा एक बिंदु ही क्यों है सर? यहीं पर आकर ये बैलेंस क्यों हो जाता है? तो मैं बोल सकता हूं कि सारा की सारा द्रव्यमान इस बिंदु पर आ गया है, केंद्रित है। इसे बोला जाता है द्रव्यमान केंद्र। ज्यादा डिटेल में मत को, तो जहां जरूरत पड़ती है मैं थोड़ी बहुत जानकारी देता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए बेटा जी, तो ये हमने सारे के सारे जितने भी बल दिखाऊंगा सारे द्रव्यमान केंद्र से दिखाऊंगा। अब सुन, पृथ्वी की सतह इस वस्तु की सतह और पृथ्वी की सतह दोनों आपस में संपर्क में। ये सुन ले, पृथ्वी की सतह और इस वस्तु की सतह दोनों आपस में संपर्क में है। अब अभिलंब प्रतिक्रिया बल का नेचर क्या होता है? वस्तु की ओर होता है तथा सतह के लंबवत होता है। तो वस्तु की ओर है तो धरती माता इस पर बल लगाएगी। अगर मैं गुटके पर लगने वाला बल दिखाऊं, क्योंकि धरती पर लगने वाला बल दिखाऊंगा तब अलग होगी। गुटके पर लगने वाला बल दिखाऊं, गुटके पर लगने वाला बल, तो बेटा जी ये धरती माता गुटके को अब वस्तु की ओर, तो ये वस्तु है तो वस्तु की ओर और सतह के लंबवत, ये सतह है इसके लंबवत और वस्तु की ओर किसे दिखाते हैं? एन से। ये हो गया तेरा विलंब प्रतिक्रिया बल। बल दिखाने आने चाहिए इस चैप्टर में, अगर बल दिखाने नहीं आए तो खत्म है फिर ये चैप्टर, यकीन मानना खत्म है ये चैप्टर। और बेटा जी mg जो कि इसका भार होता है, वो तो हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसका भार नीचे की तरफ होगा। तो ये मैंने गुटके पर लगने वाले बल दिखाए हैं, गुटके पर लगने वाले बल। अगर ये विराम में है तो ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, n का मान mg आ गया, n का मान mg। अरे उन्होंने mg को w ले लिया, w मतलब भार, उन्होंने mg को क्या ले लिया? w ले लिया। अरे यार बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता देता हूं, तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। एक मिनट रुक जाओ, इसको नहीं तो परेशान करोगे। इसको अपन ने व्हाइट पेन से हटाई दिया, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चलो, तो ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ w, वही है। अरे यार वही w है, तो तुम चाहते हो मैं भी, तो वस्तु अगर विराम में है, वस्तु अगर स्थिरावस्था में है, तो इसका मतलब है कि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग 0 होता है। तो मतलब ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। जितना अच्छा सदिश तेरा कितना अच्छा है वो मैंने पढ़ाया है, तो सदिश अच्छे करिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, मजा आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, जेई के हिसाब से भी, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग भी ना। बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा, दिल के तार खोल देगा, दिमाग के तार खोल देगा। चलिए अभी तो शुरुआत हुई है, चैप्टर को लंबा खींचेंगे, आराम से पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर एक और बाद में इसी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम पढ़ेंगे घर्षण बल नाम से। तो बेटा जी एक्चुअली में तो ये अलग अलग एक ही साथ पढ़ाया जाता है, एनएलएम एंड फ्रिक्शन नाम से, गति के नियम तथा घर्षण। लेकिन अपन ने इसको अलग अलग किया, पहले गति के नियम पढ़ाऊंगा, फिर बाद में एक अलग से चैप्टर बना के घर्षण नाम का, और फिर घर्षण के बारे में आपको पूरा पढ़ा दूंगा। तो निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद बेटा जी हम हो सकता है वृत्तीय गति चालू कर दें। कौन सा? वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन या फिर कार्य ऊर्जा शक्ति, जो भी है वो देख लेंगे। वृत्तीय गति चालू करना है तो वृत्तीय गति चालू करेंगे, या फिर कार्य ऊर्जा शक्ति चालू करना है तो कार्य ऊर्जा शक्ति। खत्म करना है जल्दी जल्दी भैया, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करना है क्योंकि हमारा अभी बहुत सारा बाकी है, ठीक है ना। चलिए तो n बराबर mg हो गया। अब इसमें क्या समझाऊं बताओ? तो ये प्रकृति है ना, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा। अच्छा, ये मैंने गुटके का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, हालांकि अभी मैं शब्द का यूज नहीं करना चाहता। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए मत भूल जाओ। अभी के लिए मैंने सिर्फ गुटके पर लगने वाला बल दिखाया। एक बात बता, अगर मैं धरती के ऊपर लगने वाले बल दिखाता तो यार बात तो तू सही कह रहा है सर। अगर मैं धरती के ऊपर लगने वाले बल दिखाता तो देख,
ये धरती ने इसकी सतह को ऊपर की तरफ, अरे यार दोनों सतह संपर्क में, तो ये वाला इसको धकेलेगा, ये वाला इसको धकेलेगा। ये तो वैसी कहानी है जैसे मैंने बोला कि दो हाथ हैं, ये वाला हाथ इसको इधर धकेलेगा और ये वाला हाथ इसको इधर धकेलेगा। दैट इज संपर्क, संपर्क वाला संपर्क में है, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा। सिंपल सी चीज है बेटा जी, ये हाथ इसको इधर धकेलेगा, ये वाला हाथ इसको इधर धकेलेगा, सतह है ना, और वस्तु की ओर लगेगा और सतह के लंबवत लगेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ संपर्क बल। यार अगर मुझे धरती की बनानी, तो बेटा जी धरती ने इस पर बल लगाया, तो इसने भी धरती पर बल लगाया होगा। उसको मैंने दिखा दिया एन, नीचे की तरफ। क्रिया प्रतिक्रिया है, बिल्कुल है। ये वाला, ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। ओ भाई ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, अभी आपको क्रिया प्रतिक्रिया नहीं पता होगा, लेकिन बेटा जी न्यूटन का तृतीय नियम, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बच्चे गलत समझ जाते हैं कि एन और एम जी क्रिया प्रतिक्रिया, गलत। एन और एम जी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, ये रही इसकी प्रतिक्रिया एन, ये रही इसकी प्रतिक्रिया एम, और इसको ऊपर की तरफ एम जी से भी खींच रहा होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं एम ई है, तो एम ई जी या एम जी मान लेते, छोड़ो, है ना, ऊपर की तरफ इसको खींच रहा होगा। चलो मैं एमजी नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ एन बना रहा हूं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल बना रहा हूं, सिर्फ अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो सब समझ में आ रहा है। ये गुटके का बना दिया और ये धरातल का बना दिया, ये धरातल का बना दिया, तो धरती की सतह इसको ऊपर की ओर धकेल रही होगी। तो बेटा जी ये दोनों सतह संपर्क में है ना। अब इस गुटके की नीचे वाली सतह है और इस धरती की ऊपर वाली सतह, तो ऊपर वाली सतह धरती वाला, धरती बोलेगा ऊपर जा, और ये धरती को दबाना चाहेगा। ये गुटका तो धरती को दबाना चाहेगा, तो ये दबाना दिखा दिया, तो लग तो धरती पर रहा है ना, लग तो धरती पर रहा है, तो धरती पर दिखा दिया। और धरती इसको ऊपर उठाना चाहेगी, ऊपर की तरफ, तो लग तो गुटके पर रहा है, तो गुटके पर लग रहा है, तो गुटके पर दिखा दिया, ऊपर की ओर। बात समझ में आनी चाहिए, बड़ी प्यारी बड़ी काम की चीज है, मजा आ जाएगा यार। बोल, बात समझ में आई क्या? अब हम बेटा जी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब एक और बल पढ़ लेते हैं, दैट इज रस्सी में तनाव बल। इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा बेटा जी मैं अगली क्लास में। अभी के लिए तो बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि इसको आप पढ़ के आना, आप खुद पढ़ के आना, होमवर्क में है। यहीं से कहानी की शुरुआत करूंगा बेटा जी, और अगली क्लास से और इंटरेस्टिंग बनता चला जाएगा, क्योंकि अगली क्लास में बेटा जी मैं मेकिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना। आज की क्लास तो बेसिक बलों में ही खत्म हो गई, बहुत सारी चीजें समझाई भी ऐसा नहीं है, पर आज की क्लास तो यहीं पर खत्म हो गई। अगली क्लास में तो बेटा जी मैं एफबीडी वगैरह बनाना आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलिए बेटा जी अब समय हो चला है क्विज का, तो आइए पहले कर लेते हैं क्विज। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, चलें क्या? यस, बलों का सही क्रम है। जेई मेंस 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2002 में। जेई मेंस 2002 का सवाल है बेटा जी, आराम से करिए, अभी अभी करवा के चुका हूं मैं आपको, अभी करवा के चुका हूं मैं आपको। सही हो गया क्या? हो गया बेटा जी। मैंने रिलेशन पिछली बार क्या लिखा है, एक बार देख लूंगा कहीं कुछ। एक मिनट रुक जाओ बेटा, है ना, सही तो लिखा है ना मैंने? हाँ, नाभिक की बल संपर्क बल मैंने तीसरे नंबर पर रखा है, सही है? हाँ बिल्कुल सही है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा जी, कोई गलती ना हो जाए। हाँ सही है, तीसरे नंबर सही है। अब बेटा जी पहला सवाल कर लेते हैं। जब कोई वस्तु स्थिर होती है, अगर कोई वस्तु स्थिर होती है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है, जैसे मैंने बोला कि एन द्रव्यमान का एक गुटका रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। इस पर बल कार्य कर रहा था, याद कर एमजी कर रहा था, और ऊपर की तरफ एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल कर रहा था, तो बल तो लगी रही ना इसके ऊपर, बल तो लगी रही ना, लेकिन फिर भी ये स्थिर है। तो इसका मतलब ये कभी मत सोचना भूल से भी कि बेटा जी अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर बल नहीं लगे। ये बोल उस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग शून्य हो रहा होगा, उसका परिणामी बल शून्य हो रहा होगा। अब परिणामी बल शून्य ना, एन बराबर एमजी, एन ने एमजी को संतुलित कर दिया, खत्म। परिणामी बल शून्य है, लेकिन बल शून्य है ये बोलना गलत है, बल तो लग रहे हैं ना, तो पहला ऑप्शन गलत है। वस्तु पर लगने वाले बल उसे स्पर्श नहीं करते, कौन बोला स्पर्श नहीं करते? तो लगी स्पर्श बल कांटेक्ट फोर्स, ये भी गलत है। वस्तु पर लगने वाले बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, यस संतुलित कर लेते हैं। और डी वस्तु निर्वात में होती है, पागल है क्या, कुछ भी बोलते हैं ये लोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी का जा बेटा जी। अगला बेटा बलों का सही क्रम है मेरे हिसाब से तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, तो ये तो ऐसे ही छोड़ दो, ये भी वैसे ही छोड़ दो। अब दो ऑप्शन बचे, और सबसे मजबूत बल कौन सा है? सबसे मजबूत बल प्रबल बल है, तो दोनों में ही प्रबल बल है बेटा। जिससे विद्युत बल बोल दीजिए, विद्युत चुंबकीय बल बोल दीजिए, उसके बाद और फिर आ जाता है दुर्बल बल बोल दीजिए, या कॉन्टैक्ट फोर्स या संपर्क बल बोल दीजिए। तो बेटा जी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट। अभी तो वैसे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचे इनमें, तो बेटा जी इससे विद्युत बल ज्यादा मजबूत होता है, मतलब किससे? संपर्क बल से। प्रबल बल से थोड़ा पहले आता है। अब प्रबल बल का मतलब है नाभिकीय बल, उन्होंने लिख दिया है प्रबल बल मतलब नाभिकीय है, एक तो ले ऊपर, ठीक है। तो तेरे जेईई मेंस का क्वेश्चन था बेटा जी, आई प्रॉपर्ली 2002 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन क्या पता पूछ ले, और नहीं भी पूछे तो नॉलेज के लिए तो रखो ना यार, अभी तो बेसिक चीजें शुरू हुई हैं। तो बेटा जी बलों के बारे में सिखा चुका हूं, फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस की क्लास चालू होगी और बहुत जबरदस्त तरीके से काम चलेगा। बस यकीन मानना ये चैप्टर अब आपका है, और ये चैप्टर सिखा के जाऊंगा बेटा जी, ठीक है।